टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उपस्थित हूं आज के एक और नए सेशन के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सीटेट दिसंबर 2021 में ऑनलाइन परीक्षा में जो पूछे गए थे, वहां से उसी शिफ्ट से लिए गए सभी क्वेश्चन हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, जो कि आपका सीटेट दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इसमें लिया गया है। आज का हमारा सेट नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 सेट करवा चुके हैं, वह हमारे आप प्ले लिस्ट से जाके वहाँ पर देख सकते हैं। उसमें CDP, इन्वायरमेंटल स्टडीज, उसके बाद मैथ, ये सभी पेपर का एनालिसिस प्रीवियस ईयर का डेली चल रहा, तो आप हमारा वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। और आपका जो सीटेट का सिलेबस है, वह उसमें किस सेक्शन से कितना पूछा जाएगा और क्या क्या आपको पेपर पढ़ना है, उस सभी बातों का एक सटीक रणनीति जो आप लोगों की होनी चाहिए, उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूं। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहां से आप हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि आप तक तो हमारी वीडियो पहुंचे ही साथ आपके दोस्तों तक भी हमारी सभी वीडियो पहुंच सके। और यह सेशन आपको कैसा लगता है, लाइक और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। और सीटेट से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर संभव आप सभी के प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं आज के डिस्कशन की ओर। तो आज का हमारा पहला सवाल है, विकास के विषय में सही विकल्प को चुनिए। तो विकास जो है, वह जो प्रक्रिया है उसके विषय में आपको बोला गया है कि सही विकल्प क्या है, उसे चुनिए। तो विकास एक दिशेई और एक आयामी प्रक्रिया होता है। विकास परिवर्तनीय है। विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता और योजनाबद्ध है। सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ाव को प्राप्त करते हैं। तो इस चारों ऑप्शन में जो सबसे सही आंसर होगा, जो सबसे सटीक आंसर होगा, वह आपको चूज करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे बेस्ट आंसर जो होगा इसके लिए वो आपको यहाँ पे देना होता है। तो यहाँ पे है, सभी व्यक्ति एक ही आयु तथा गति से विकास के पड़ाव को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा तो कभी संभव है ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति के अंतर्गत व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। विभिन्न लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका जो आनुवंशिकता होता है, उनका समाजीकरण होता है, वो अलग अलग प्रकार से होता है। उनके जो IQ होते हैं वह अलग होते हैं। उनका जो, अर्थात हम ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यक्तिक भिन्नता होता है वह अलग अलग होता है। तो वह एक साथ कैसे सीख सकता है, यह तो नहीं होगा। फिर विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है। तो ऐसा भी नहीं है कि विकास पे टोटल प्रभाव जो है सो आनुवंशिकता अर्थात हेरिडिटी का पड़ता है। मानव समाज में रहता है, समाज से वह सीखता है, समाज में उसका डेवलपमेंट होता है। तो यह भी ऑप्शन आपका सटीक नहीं है। अब विकास परिवर्तनीयशील है, तब विकास जो है सो वह चेंजेबल है। तो यह तो सही है, क्योंकि विकास जो है वह परिवर्तनीय है। विकास एक दिशीय, यह एक दिशीय नहीं होता। तो इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर
उंगलियों से पहले, अर्थात बच्चा जो है भुजाओं पर उंगलियों से पहले भुजाओं की मांसपेशियों पर नियंत्रण कर पाते हैं। तो यह कौन सा नियम है? तो यह जो क्वेश्चन है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह पिछले 3 से 4 शिफ्ट में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर जो देखिएगा 2021 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें आपको यह प्रश्न 3 से 4 शिफ्ट में देखने को लगातार मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज कर देता है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विकास का जो है वह विकास के दिशीय नियम, विकास के दिशीय नियम जो हैं वह 2 प्रकार के हैं। यह नियम जो है 2 प्रकार के हैं। पहला है पहला है सेफेलोकाउडल। पहला है सेफेलोकाउडल प्रिंसिपल, जिसको कि हम बोलते हैं शिरोदपदोमुखी विकास सिद्धांत। और दूसरा जो है वह है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। यह होता है अधोगामी सिद्धांत। इसका जो होता है वह होता है समीपस्थ दूरस्थ विकास। हम इसको कई बार डिस्कस कर भी चुके हैं। आज भी हम इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बता देते हैं, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अगले एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि इससे आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। मान लीजिए यह एक जो मनुष्य है, तो इसका जो विकास का सिद्धांत है, एक होता है हेड टू टोय, एक होता है हेड टू टोय, इसको बोलते हैं सेफेलोकाउडल। और एक होता है सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, इसे बोला जाता है समीपस्थ दूरस्थ विकास। यह होता है केंद्र से बाहर की ओर। तो यह जो है सो विकास के दिशीय नियम 2 प्रकार के हैं। एक जाता है हेड टू टोय अर्थात सिर से पैर तक, और एक जाता है केंद्र से बाहर की ओर। तो आपका जो प्रश्न यहाँ पे पूछा है वह पूछा है कि कौन सा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगली से पहले भुजाओं के मांसपेशियों पर नियंत्रण कर लेते हैं। अर्थात बच्चा जो है पहले जब जन्म लेता है उस समय जब वह रोता है तो वह पूरी बॉडी से क्रिया करता है, रोता भी है, हाथ भी चलाता है और पैर भी चलाता है, लेकिन धीरे धीरे वह हाथ पे और पैर पे अपना कंट्रोल कर लेता है। तो कुछ दिन के बाद जब वह रोता है तो वह हाथ पैर नहीं चलाता है। तो यह इस प्रकार से पहले वह हाथ पे कंट्रोल करना सीखता है, फिर वह उंगली पे अपना मजबूत पकड़ बनाना सीखता है। तो यह जो है यह विकास जो है ग्रॉस टू फाइन जाता है। अर्थात पहले हाथ पे उसका पकड़ बनाया, ग्लास पकड़ना सीखता है, फिर वह कलम, पेन और पेंसिल पकड़ना सीखता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसको कि बोला जाता है समीपस्थ दूरस्थ विकास। तो आपको यदि वहाँ पे हिंदी में दिक्कत होगा तो आप वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज करके देख लीजिएगा एग्जाम में कि प्रॉक्सिमोडिस्टल जो कि केंद्र से बाहर की ओर होता है, और सेफेलोकाउडल होता है जो कि
शीर्षगामी होता है, अर्थात सिर से पैर तक जाता है। तो विकास का यह दिशीय नियम 2 प्रकार के होते हैं। अब है शारीरिक लक्षण, जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग। आंखों का रंग, ऊंचाई और बालों का रंग, तो इसमें ऑप्शन दिया, मुख्यतः पर्यावरण कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, वंशागत होते हैं, सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का परिणाम होता है। तो यह जो है शारीरिक लक्षण, तो यह आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच का अंतः क्रिया है। तो यह तो नहीं है, क्योंकि आनुवंशिकता से होता है, लेकिन पर्यावरण से ऐसा नहीं होता है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक लक्षण, जो कि आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, यह सभी जो है सो उसके वंशानुगत गुण है, वंश के कारण आते हैं, वंशागत गुण है। अब है अगला क्वेश्चन कि एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उनकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चार स्टेजेज हैं। इसको हम बताए हुए हैं SPCF, सेंसरी मोटर अर्थात संवेदी गामक, के बाद है पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद है अमूर्त संक्रियात्मक। तो यह जो बच्चा है इसमें मूर्त वस्तुओं के साथ समस्याओं का समाधान अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग का समाधान कर सकता है। उनकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो यह जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो है सो तर्क वितर्क करना सीख लेता है, उसे अर्थात तर्क करने की यहाँ से शुरुआत जो होता है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। वहाँ से बच्चा तर्क वितर्क करना प्रारंभ कर देता है। इससे पहले है कि इसमें जो है संवेदी गामक में वस्तु अस्थायित्व का गुण आता है। पूर्व संक्रियात्मक, यह जो है सो पूर्व संक्रियात्मक, इसमें बच्चा जो है सो पूर्ण लॉजिक अवस्था में नहीं होता है। इसे यदि आप सेब दिखाइएगा फिर बाद में यदि गेंद दीजिएगा तो वह उसे भी समझेगा। और यह जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसमें तर्क करने की जो उसका विकास है वह शुरू होने लगता है। अब है एक बच्चे ने यह मानसिक जो है सो विचार बना लिया कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं, अर्थात वे सभी जीव जिनके पंख हैं और वे उड़ सकते हैं तो वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा, उसे स्तनधारी कहने के बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। एसेमिलेशन, देखिए एसेमिलेशन वह होता है, इसको आत्मसात भी बोलते हैं, तो इसमें होता है ऐड करना, अपने स्कीमा में ऐड करना अर्थात जोड़ना, नए सूचना को जोड़ना। उसके बाद समायोजन, एकोमोडेशन होता है चेंजेज, बदलाव करना, अपने स्कीमा में बदलाव करना अर्थात
चेंजेज करना, एडजस्ट करना, समायोजन करना, एडजस्ट करना अर्थात समायोजन करना, अपने स्कीमा में मॉडिफाई करना, यह होता है। सीरिएशन, यह होता है क्रमबद्धता। विकास जैसे एक क्रम दर क्रम चलता है, वृद्धि जो है सो क्रम दर क्रम चलता है। और कंजर्वेशन, कंजर्वेशन जो है तो यह होता है कि बच्चा के अंतर्गत संरक्षण का गुण, कि बच्चा को एक बड़ा गिलास है और एक जो है सो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा गिलास है, यह ज़्यादा चौड़ा गिलास है और दोनों में समान मात्रा में जल भरा हुआ है। तो बच्चा से जब आप पूछते हैं कि इस दोनों में से किसमें जो है सो दोनों में बराबर मात्रा में जल भरा हुआ है, लेकिन बच्चा यह समझता है कि जो गिलास बड़ा है उसमें अधिक जल है और जो गिलास छोटा है इसमें कम जल है। अर्थात वह किसी एक बिंदु पर वह अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है। तो यह होता है आपका संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा समावेशन। समावेशन वह होता है कि जब बच्चे को आपने बताया कि यह जो है सो इसके 4 पैर हैं और यह जो है सो डॉग है। अब बच्चा डॉग के आकार का दूसरा जानवर देखा तो उसे देखने के बाद भी उसे डॉग ही बोलता है। डॉग के जगह पे उसने गॉट देख लिया, बकरी देख लिया और फिर उसे वह डॉग बोलने लगा। तो यह जो है यह बच्चे का समावेशन, एसिमिलेशन कहलाएगा। लेकिन जब उसे बताया गया कि यह डॉग नहीं गॉट है तो वह अपने स्कीमा में जो चेंज कर लिया, अब वह उसे डॉग नहीं बोलकर गॉट बोलता है। तो यह जो है सो यह एकोमोडेशन है, जो कि समायोजन है। अर्थात वह अपना स्कीमा में चेंज कर लिया, एडजस्ट मॉडिफाई कर लिया। तो आप ये समझ गए होंगे। यह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह सेशन आपको कैसा लगता है आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। तो अब चलते हैं, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जो संरचना है इसे किसने प्रतिपादित किए थे? तो आपको पता होना चाहिए पहले ZPD समीपस्थ विकास क्षेत्र होता क्या है। तो यह विकास क्षेत्र है कि जब कोई बच्चा अपना कार्य कर रहा है या फिर कोई गणित बना रहा है, उसे एक जगह कहीं पे वह अटक रहा है तो उसे किसी के द्वारा सहायता मिल जाता है और वह हिसाब को सोल्व कर लेता है। तो यह जो किसी के द्वारा उसे सहायता दिया गया तो यह होता है पार, इसे पार बोला जाता है। तो यही है समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, कि यदि कोई बच्चा साइकिल सीख रहा है और वह बार बार गिर जाता है तो यदि आपके द्वारा उसे सहारा दे दिया जाता है और वह साइकिल चलाना वह सीख लेता है, तो वह जो है सो आपके द्वारा जो उसे हेल्प दिया गया वह पार कहलाता है। और इसी विकास को जो है सो ZPD बोला जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोला जाता है। तो इसके जो प्रतिपादक थे वो लिव वाइगोत्स्की महोदय थे।
इन्होंने ही बताया कि ZPD और लीव वाइगोत्स्की महोदय का एक और है सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा। बालक के विकास में इन तीनों का अहम योगदान है। इन्होंने वाइगोत्स्की महोदय का कहना है कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, अर्थात जो उसका विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास, उसमें समाज, संस्कृति और भाषा का अहम योगदान होता है। इस पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अब है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लीव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है। तो जीन पियाजे का कहना है कि बच्चा का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसका जो होता है वंशानुगत, तथा वह अपने दिमाग अर्थात वह अपने संज्ञान से, वह अपने सोच से, अपनी समझ से उसका जो है सो विकास होता है। लेकिन वाइगोत्स्की महोदय का कहना है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह भाषा से, समाज से और संस्कृति के द्वारा होता है। यह वाइगोत्स्की महोदय का कहना है। उन्होंने जोर देते हैं कि बच्चा का जो चिंतन का स्तर बढ़ता है उसमें अहम योगदान भाषा, समाज, संस्कृति का है, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत पियाजे महोदय का कहना है कि बच्चा अपनी सोच से, समझ से, सूझबूझ से वह अपना उसका संज्ञानात्मक विकास होता है और उसके बाद उसका जो है सो भाषा का विकास होता है। अर्थात पहले वह चिंतन का विकास करता है तब भाषा का विकास होता है, ऐसा पियाजे महोदय का कहना है। तो देखते हैं हम ऑप्शन। पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा अपनी सोच, अपनी समझ से, ऐसा पियाजे महोदय ने कहा। जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। चलिए आगे और भी देख लेते हैं। पियाजे बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोत्स्की उन्हें मुख्यतः वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखते हैं। पियाजे भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। पियाजे भाषा को, तो यह तो नहीं है, यह तो भाषा का तो ये मानते हैं वाइगोत्स्की। अब है पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात कर सकते हैं, जबकि वाइगोत्स्की के लिए बच्चों की बात आत्म केंद्रितता का द्योतक है, यह भी नहीं होगा। अब इस दोनों ऑप्शन में सबसे सटीक ऑप्शन ए है कि पियाजे महोदय का कहना है बच्चों के स्वतंत्र प्रयास द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो इससे पहले हम बताए भी थे कि जो वाइगोत्स्की महोदय हैं वह समाज, संस्कृति तथा भाषा पे अत्यधिक फोकस करते हैं, अत्यधिक जोर देते हैं। अब अगला प्रश्न पे देखते हैं। फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। आपको ईमानदार इसलिए होना चाहिए कि इससे आपको आपके माता पिता जो हैं वो गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कोहलबर्ग जो हैं वो नैतिक विकास के तीन लेवल दिए हैं। 3 लेवल नैतिक विकास के 3 लेवल दिए हैं और प्रत्येक के 2-2 स्टेज हैं, तो 6 स्टेज उन्होंने बताए। तो यह जो है सो आपको ईमानदार होना, इससे आपके माता पिता गर्व करेंगे, अर्थात आपको अच्छा होना है। इसका जो आंसर होगा वह होगा
अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, यह जो है सो यह कोहल वर्ग के नैतिक विकास का पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। यह सेकेंड लेवल में पारंपरिक स्तर में आता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। आज्ञाकारिता दंड अभिपालन, यह जो है सो यह आता है प्री कॉन्वेंशनल स्टेज अर्थात पूर्व पारंपरिक स्तर पर यह आता है। तो आपको कोहल वर्ग से 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन निश्चित ही इससे पूछा जाता है। या तो आपसे यह स्टेज पूछ लेगा कि यह जो है सो किस स्टेज में आता है। जैसे कोहल वर्ग ने 3 स्टेज बताए हैं। पूर्व पारंपरिक, यह एक स्टेज है। दूसरा है पारंपरिक स्तर, और तीसरा है उत्तर पारंपरिक स्तर। और इस तीनों का जो है सो दो स्तर हैं। इस तीनों का दो स्तर हैं, अर्थात 6 स्तर उन्होंने दिए हैं कोहल वर्ग ने। तो इसको आपको अच्छी तरह से देख लेना है, क्योंकि इससे आपको 2 मार्क्स तक क्वेश्चन, 2 से 3 मार्क भी पूछ सकता है। 2 मार्क तो निश्चित है और 1 नंबर पक्का आएगा, इसका गारंटी है इस कोहल वर्ग से। हेंज डिलेमा जो एक कहानी है, हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली सेशन में। हेंज डिलेमा यह भी कोहल वर्ग के नैतिक विकास से ही रिलेटेड है। तो आप हमारी पिछली सभी वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। अब है कक्षा में सकारात्मक उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा। तो सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना, योग्यता आधारित अटल समूह बनाना, कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना, यह तो बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करना। यदि विद्यार्थी को उसका सर्वांगीण विकास किया जाए तो फिर उसके लिए आपको अंक ज़्यादा लाने के लिए फोकस करने की आवश्यकता ही नहीं है। वह खुद ब खुद अपना मार्क्स बढ़ा लेगा, वह उपलब्धि हासिल कर लेगा। यदि उसका जो है सो सीखने की गति अच्छी रहेगी तो उसे अच्छा माहौल मिलेगा। वह जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा उतना अधिक सीख पाएगा। इसका सबसे सटीक आंसर होगा सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना चाहिए। इसमें जो है बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा। अब है निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है। तो बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन, परीक्षा में उच्च अंक पर प्राप्ति पर बल देना, पाठचर्या और आकलन में लचीलापन, बाह्य उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल करना। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी देना। आपके पाठचर्या में यदि लचीलापन नहीं रहेगा, आपका आकलन में लचीलापन नहीं रहेगा, तो फिर छात्रों का जो विकास है, छात्रों का जो डेवलपमेंट है वह ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे जो पाठचर्या है वह बोझ लगेगा। तो फिर वह उसमें मन नहीं लगा पाएगा, वह एक्टिव नहीं रह पाएगा। तो इसलिए पाठचर्या जो होना चाहिए वह छात्र केंद्रित होना चाहिए। बच्चा क्या चाहता है, वह किस अनुसार सीखना चाहता है, हम कैसे उसको जो है सो पाठचर्या का निर्माण करें जिसमें कि वह आसानी से सीख पाएगा, वह ज़्यादा एक्टिव रह पाएगा। हमें इस चीज़ की ओर फोकस करना है।
हमें जो बच्चे को देना है, शिक्षा देना है, वह बिना बोझ के शिक्षा देना है। तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन सी होगा। अब हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता है। तो गार्डनर महोदय ने 8 प्रकार के प्रमुख बुद्धि बताए हैं। तो यह जो बच्चा होगा तो यह होगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अब अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वह होता है कि जो आदमी किसी दूसरे को देखकर उसके मनोदशा, उसका हाव भाव और उसके बारे में वह ज़्यादा जान पाता है, वह ज़्यादा डिस्कस कर पाता है, तो यह जो बुद्धि कहलाता है वह उसका अंतर्बुद्धि कहलाता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जैसे नेता होते हैं, शिक्षक होते हैं, यह सभी लोग जो है ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं। इनको अगला आदमी को देखने के बाद इन्हें पता चल जाता है उसके मनोदशा के बारे में। तो यह जो बुद्धि होता है वह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होता है। लेकिन यदि व्यक्ति स्वयं से अपने का आकलन करके और खुद को जानता है, खुद को जानने लगता है, अपने ज्ञान का जो है सो विस्तृत कर लेता है, तो यह आदमी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाता है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, ये सभी लोग जो थे इनके पास अंतर्वैयक्तिक बुद्धि था, अर्थात सेल्फ, इन्होंने स्वयं को जाना। लेकिन जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है वह है जो नेताजी होते हैं, शिक्षक होते हैं, इन लोग जो है वो दूसरे को देखने के बाद उनके मनोदशा का उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो पाते हैं। तो अब है बच्चे की खिलौने की आयु इरिक्सन के अनुसार, अर्थात टॉय एज बच्चा का क्या होता है। तो टॉय एज जो होता है वह पूर्व बाल्यावस्था होता है, 2 से 6 वर्ष होता है बच्चे का टॉय एज। इस एज में बच्चा सबसे ज़्यादा खेलना पसंद करता है। बच्चे इससे पहले भी खेलने लगते हैं, 0 से 2 वर्ष के एज में भी। लेकिन आपको जो यदि ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था है तो आपका आंसर यही होगा, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब है उत्तर बाल्यावस्था, यह जो है सो गैंग एज है। उत्तर बाल्यावस्था यह गैंग एज होता है। किशोरावस्था यह तनाव एवं तूफान की अवस्था है। इसे किसने बोले हैं? स्टैनली हॉल महोदय ने बताया है कि किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था होता है। इस अवस्था में जो बालक है वह अनेक जो है सो परेशानी से जूझ रहा होता है, अनेक प्रकार की तनाव से जूझ रहा था, उसका हार्मोनल चेंजेज होता है। फिर वह उसे लगता है हीरो वर्शिप एज जो है, हीरो वर्शिप एज वह किशोरा अवस्था ही होता है। उसे कभी मिथ्या एज, वह उसे कभी लगता है कि हम बहुत बड़ा हो गए, लेकिन वास्तविक में वह बड़ा रहता नहीं है। कभी उसे बड़ा कहकर बुलाया जाता है, कभी उसे बाबू कहकर बुलाया जाता है। यह मिथ्या एज भी किशोरावस्था कहलाता है। अब है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो विकास जो है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप कहीं भी रह के सीख सकते हैं, आपका विकास हो रहा है, चलने वाली प्रक्रिया है। यह ओम्ब अर्थात गर्भ से ओम्ब टू टोम मृत्यु तक जाती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, निरंतरता का सिद्धांत।
विकास जो है वह गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती है। आप कहीं भी हैं, आप सीखते वहाँ से रहते हैं, कुछ ना कुछ आप सीखते चले जाते हैं। अब है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास की निम्नलिखित में से कौन सी पहलू की उपेक्षा होती है, अर्थात उन्होंने नहीं बताए हैं। सामाजिक इन्होंने तो बहुत ज़्यादा बताए हैं, सांस्कृतिक, भाषा। यह जो आपका है जैविक, इसकी उपेक्षा वाइगोत्स्की महोदय ने किए हैं। वाइगोत्स्की महोदय ने SCL, सोशल, कल्चर तथा लैंग्वेज, इन तीन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा प्रमुखता से इन्होंने बताए हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में समाज, कल्चर, संस्कृति और भाषा की बात हो तो वहाँ पे वाइगोत्स्की महोदय होंगे। आप आंख मूंद कर आंसर टिक कर दीजिएगा, आपको कोई सोचने की बात नहीं है। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन मानव विकास है। मानव का जो विकास होता है वह है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अपमानीय, मात्रात्मक तथा गुणात्मक। तो यह आपका ऑप्शन डी सही होगा। मानव का जो विकास होता है वह क्वांटिटेटिव एवं क्वालिटेटिव दोनों होता है। मात्रात्मक तथा गुणात्मक, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, आज का हमारा यह सेशन आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। ऊपर जो क्वेश्चन थे उसके ये आंसर हैं। अब आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे YouTube चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस सेशन से जुड़ सकें। तो हमारे इस टीचिंग मित्रा YouTube चैनल से अधिक लोग जुड़ पाए। यदि आपको शिक्षक बनने की जिद है तो आज से और अभी से आप लग जाइए, क्योंकि दिसंबर में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट, वह ऑनलाइन मोड में आपकी एग्ज़ाम होगी और आपको उसमें अच्छे मार्क्स से पास होना है और एक बार में पास होना है। तो यदि आपको सीटेट से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं या हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यह सेशन आपको कैसा लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक और शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।